हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड सिंस 1991। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोस्ट कोल्ड वॉर के 5 मेजर डायमेंशंस। आज हम उन्हीं 5 मेजर डायमेंशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। और पिछली वीडियो में वो शॉर्ट में हमने सीखा था, लेकिन अब इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। जो 5 मेजर डायमेंशंस है हमारे बुक में, उनके बारे में डिटेल में देख के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। We can see two important trends in international relations since the East European Revolution of 1989. The first is the assertion of the concept of ethnic nationalism based on the right to self-determination, and second is the end of bipolarity. Bipolarity existed because of the existence of the two superpowers, United States and the Soviet Union. The world was divided into two centers of power. The disintegration of Soviet Union ended one of the centers of power. Therefore, the disintegration of Soviet Union meant the end of bipolarity in the world. 1989 के ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन के बाद हमें दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो फर्स्ट है वो है एथनिक नेशनलिज्म, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। एथनिक का मतलब होता है संजातीय और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। तो एथनिक नेशनलिज्म का मतलब होता है संजातीय राष्ट्रवाद। मतलब कि एथनिक का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप के बहुत सारे लोग जिनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन या ग्रुप सेम हो, तो उसे हम एथनिक कहेंगे, संजातीय कहेंगे। और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, यानी जो आपकी जो फीलिंग्स होती है, जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती है आपकी कंट्री के लिए, जो डिवोशन होता है एक कंट्री के लिए, एक ओन कंट्री के लिए, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो 1989 के बाद हमें एथनिक नेशनलिज्म देखने को मिला, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय का हक सबको दिया है। ह्यूमन राइट्स है कि आत्मनिर्णय का हक सबको है। तो आत्मनिर्णय के एक प्रोसेस से, सेल्फ डिटर्मिनेशन के एक प्रोसेस से कोई भी कंट्री अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये था पहला ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड है बायपोलैरिटी, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। 1989 के पहले जो बायपोलैरिटी थी वो इसलिए थी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स थे। वर्ल्ड दो हिस्सों में बट चुका था। दो सेंटर्स थे पावर के, एक यूनाइटेड स्टेट्स और एक सोवियत यूनियन। तो जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो एक पावर का जो सेंटर था, जो केंद्र था, वो खत्म हो गया। और सोवियत यूनियन के खत्म होने के साथ ही बायपोलर वर्ल्ड भी खत्म हो गया और दुनिया ने फिर एक यूनिपोलर वर्ल्ड देखा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। The revolution of the East European states was a revolution of growing aspirations of the middle class. They desired more freedom and economic well-being. They rose against the communist governments that were controlled by the Soviet Union and emerged as free democratic states. Even within the Soviet Union, the movement for more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence. Meanwhile, the ethnic identity of the various people of region became stronger. This led to the demand for the creation of independent states based on the ethnic identity. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का जो रेवोल्यूशन था वो मिडिल क्लास जो पीपल थे उनके इच्छाओं का भी एक रेवोल्यूशन था। ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स अब और ज़्यादा फ्रीडम की मांग कर रहे थे और एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन की भी मांग कर रहे थे। तो उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो सोवियत यूनियन जिन्हें कंट्रोल करता था, जिसके सोवियत यूनियन के अंडर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट्स उभर कर आए। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गई और वो फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन गए। और इसी के साथ ही साथ सोवियत यूनियन में भी बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जो आज़ादी की आवाज़ उठा रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
और फ्रीडम मांग रहे थे, इकोनॉमिक फ्रीडम मांग रहे थे, पॉलिटिकल फ्रीडम मांग रहे थे और ऑटोनॉमी मांग रहे थे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ गवर्नेंस मांग रहे थे और आखिरकार उन्हें भी इंडिपेंडेंस मिल गया। Meanwhile, the ethnic identity of the various people of the region became stronger. जो एथनिक आइडेंटिटी थी लोगों की, वो और स्ट्रांग होती गई। किसी एक रीजन के लोगों की जो एथनिक आइडेंटिटी थी वो और स्ट्रांग होती गई और इसी के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रहे थे वो एथनिक आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। तो एथनिक आइडेंटिटी की वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। मतलब कि एथनिक आइडेंटिटी पे बेस्ड बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रेंड। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे देके रखा है। Number 1. In Europe, the pattern of creation of new states can be seen as follows. Czechoslovakia split into two states, Czech Republic and Slav Republic. Yugoslavia split into Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. In case of the former Soviet Union, the new states were as follows: Armenia, Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraine, Kazakhstan and Russia. The trend of creation of new states on the basis of ethnic nationalism based right to self-determination was also seen in other parts of the world. Some of the new countries that emerged as independent states were East Timor, independent from Indonesia; Eritrea, independent from Ethiopia; South Sudan, independent from Sudan. This trend of demand for independence on the basis of ethnic nationalism is also seen in the following cases. Catalonia wants independence from Spain. Kosovo wants independence from Serbia. Its independence has been recognized by some countries of Europe. Chechnya wants independence from Russia. इस ट्रेंड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूरोप के अंदर इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। जेचस्लोवाकिया जो कि एक कंट्री थी वो दो कंट्रीज में बट गई, जेच रिपब्लिक और स्लो रिपब्लिक। उसके आगे यूगोस्लाविया भी एक बड़ी कंट्री थी, वो 6 अलग अलग स्टेट्स में बट गई, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो। और जो सोवियत यूनियन था, पुराना सोवियत यूनियन, उसमें से 15 नए स्टेट्स निकल कर आए। 15 नए स्टेट्स जो थे वो उससे पुराना सोवियत यूनियन बना हुआ था। और उसी के साथ साथ जो नए स्टेट्स का क्रिएशन होता जा रहा था एथनिक नेशनलिज्म के बेसिस पे, जो बेस्ड था सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, वो दुनिया के और हिस्सों में भी पाए जाने लगा। तो इसी के साथ कुछ नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी उभर कर आए, जैसे कि ईस्ट टाइमोर जो इंडोनेशिया से आज़ाद हुआ था, एरिट्री जो इथियोपिया से आज़ाद हुआ था, साउथ सुडान जिसे इंडिपेंडेंस सुडान से मिली थी। तो ये कंट्रीज ने इंडिपेंडेंट हुई एथनिक नेशनलिज्म की बेसिस पे। तो ये सारी कंट्रीज जो थी वो एथनिक नेशनलिज्म की बेस पे इंडिपेंडेंट हुई। और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो एथनिक नेशनलिज्म की बेस पर इंडिपेंडेंस मांग रही है, जैसे कि कैटलोनिया है जो स्पेन से इंडिपेंडेंस चाहती है, कोसोवो है जो सर्बिया से इंडिपेंडेंस चाहता है। इसका इंडिपेंडेंस कुछ यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर चुकी है, और चेचनिया है जो रशिया से इंडिपेंडेंस चाहती है। तो ये सारी कंट्रीज एथनिक नेशनलिज्म के बेसिस पे इंडिपेंडेंस चाहती है, लेकिन अभी तक इन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रहा है। हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ, अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। In 1990, Iraq went in for a war against Kuwait and established control over its territory. There was a global reaction against it, and the matter was discussed in the United Nations. The United Nations took the initiative and led a multinational force against Iraq. The war ended with Kuwait becoming free from Iraqi control. The American President George H. Bush considered this as a moral victory and used the term New World Order to describe the nature of the global situation. This American action had received global support, including from the Soviet Union, China, countries of NATO, Israel, and the Arab states, including Saudi Arabia.
the Soviet Union, which was facing internal problems, disintegrated in 1991. Not much opposition was possible against the United States, and eventually the meaning of the term New World Order, which implied American dominance and leadership in matters of security, was accepted at the global level. This was the first expression of the unipolar world order. 1990 में इराक ने कुवैत के खिलाफ वॉर किया और कुवैत की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। इराक की इस हरकत पर ग्लोबल रिएक्शन हुआ और इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में भी डिस्कस किया जाने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिया और इराक के खिलाफ एक मल्टीनेशनल फोर्स खड़ी कर दी। इसके बाद कुवैत वॉर होने के बाद कुवैत इराकी कंट्रोल से फ्री हो गया और इराक आज़ाद और कुवैत आज़ाद हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच बुश ने इस विक्ट्री को मॉरल विक्ट्री समझा और इस टर्म को डिस्क्राइब किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। जो ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई थी उसको उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से कहा और इस अमेरिकन एक्शन को सोवियत यूनियन, चाइना, नेटो के कंट्रीज, इसराइल और अरब स्टेट्स जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल था, उन सब से इस अमेरिकन एक्शन को सपोर्ट मिला। सोवियत यूनियन जो बहुत इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। अमेरिका के खिलाफ ज़्यादा अपोजिशन पॉसिबल नहीं था और यही मतलब था एक नए टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसका मतलब है कि अमेरिकन डोमिनेंस और लीडरशिप अब वर्ल्ड पर रहेगी और अमेरिकन डोमिनेंस और लीडरशिप सिक्योरिटी के मैटर्स में ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट हो गई थी। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें अमेरिकन डोमिनेंस दिखाई देती है। मिलिट्री सिक्योरिटी के रीज़न से अमेरिकन डोमिनेंस सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली और यहीं से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का पहला एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। पेज नंबर 14 पे देखते हैं हमें क्या दे के रखा है। यहाँ पर एक बॉक्स दे के रखा है, वो देखते हैं। American political commentator Francis Fukuyama introduced the concept of end of history. He believed that after the fall of communism in Soviet Union, the socialist political, economic and social system had come to its end and that the world would have now liberal democratic systems. अमेरिका के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रांसिस फुकुयामा ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका जो कि एंड ऑफ हिस्ट्री था। कॉन्सेप्ट का नाम एंड ऑफ हिस्ट्री था। उनका ये मानना था कि सोवियत यूनियन से कम्युनिज्म के ख़त्म होने के बाद जो सोशलिस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया से वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और फ्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज एमर्ज होंगी, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज उभर कर आएंगी और वो सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा। एक और बॉक्स हमें बाजू में देके रखा है, वो देखते हैं। अमेरिकन एकेडमिक जोसेफ नाई डिफरेंशिएट्स between two types of powers, namely hard power and soft power. Hard power is the ability to get others to act in ways that are contrary in their preferences and wills. This is the ability to coerce through threats and inducements. On the contrary, soft power is the ability to get others to want the outcomes that you want, and more particularly the ability to achieve goals through attraction rather than coercion. यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। अमेरिकन एकेडमिक जोसेफ नाई के मुताबिक हार्ड पावर वो पावर होती है, वो आपकी एबिलिटी होती है जिसमें आप मिलिट्री के दम पे या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के दम पे आप किसी को मजबूर कर सकते हैं अपने उनके इच्छाओं के खिलाफ काम करने के लिए। जैसे कि आप किसी को मजबूर कर रहे हैं, या तो आप उनको पॉलिटिकल पावर दिखाकर इंड्यूस कर या फिर मिलिट्री की पावर दिखाकर आप उन्हें कोई काम करने पे मजबूर कर रहे हैं, इसे हार्ड पावर कहते हैं। और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई कोएर्शन नहीं होता, कोई बल प्रयोग नहीं होता, उसके अंदर आप दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं बगैर किसी मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर के। सिर्फ आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर को देखकर दूसरे कंट्रीज आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो कि अट्रैक्शन से होता है। आपके इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर को देखकर दूसरे कंट्रीज इन्फ्लुएंस होते हैं, इसे हम
सॉफ्ट पावर कहते हैं। आगे देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as a dominant country. American dominance had political and economic dimensions. Politically, the American model of liberal democratic governance was readily accepted and adopted by several post-communist states of Eastern Europe and elsewhere. The concept of good governance was linked to democracy. In economic sphere, socialist system of economy was given up by most of the countries. One of the other aspects about American domination was the use of American soft power. Soft power is when you influence the other countries without the use of military force. The influence is spread through economic, social, cultural and other similar means. यूनाइटेड स्टेट्स एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में उभर कर आया। जो अमेरिकन डोमिनेंस था उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस थे। वो पॉलिटिकली पावरफुल था और इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल था। पॉलिटिकली जो अमेरिका का मॉडल था वो लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल था। उसे बहुत सारे पुराने पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स अडॉप्ट कर चुके थे जो ईस्टर्न यूरोप के थे, और बहुत सारे कंट्रीज ने और स्टेट्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया। पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स जो कम्युनिज्म को जिनके कंट्री में था उन्होंने वो कम्युनिज्म को ख़त्म कर लिया और जो अमेरिकन मॉडल था लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का उसे अडॉप्ट कर लिया। जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था उसे डेमोक्रेसी से लिंक्ड किया जा रहा था। इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से सोशलिस्ट सिस्टम की जो इकोनॉमी थी उसे बहुत सारे कंट्रीज छोड़ चुके थे और कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे और उसे अडॉप्ट कर रहे थे। अमेरिकन डोमिनेंस का एक और एस्पेक्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल करने की वजह से अमेरिकन डोमिनेंस और बढ़ गया। सॉफ्ट पावर मतलब सॉफ्ट पावर यानी वो एबिलिटी जिसमें आप बगैर मिलिट्री का इस्तेमाल किए हुए दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें मिलिट्री का फोर्स इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अमेरिकन सॉफ्ट पावर की वजह से भी अमेरिकन डोमिनेंस बहुत बढ़ गया है। अमेरिकन सॉफ्ट पावर ने बहुत से कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया और अमेरिकन डोमिनेंस बहुत बढ़ गया था। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स देख रखे हैं अमेरिकन सॉफ्ट पावर के, उसे देखते हैं। Number 1. Educational exchange programs. The United States is known as a student-friendly nation. In last few years, number of international students studying in United States has increased substantially. Number 2. Internet. Propagation of democracy and freedom of speech through internet has been a soft power of United States. Food chains. Food chains in the United States have global recognition. Few examples are McDonald's, Subway, Pizza Hut, Burger King, etc. तो यहाँ पे अमेरिका के कुछ सॉफ्ट पावर के एग्जांपल्स देख रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक स्टूडेंट फ्रेंडली नेशन के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। पूरे दुनिया से वहाँ पर स्टूडेंट्स आकर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर है। नंबर 2. इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से डेमोक्रेसी का प्रचार और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अपना एक्सप्रेस कर सकता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही डेमोक्रेसी का प्रचार करने का एक माध्यम है। इसीलिए इंटरनेट अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट यूज़ है। नंबर 3. फूड चेन्स। अमेरिका के फूड चेन्स की एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका के फूड चेन्स को पसंद किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, सबवे और पिज़्ज़ा हट एक्सेट्रा। यहाँ पर एक बॉक्स हमें देख रखा है, हम वो देखते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज़ अ लिबरल डेमोक्रेसी। हम देखते हैं क्या है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world. It gives importance to individual liberty. A liberal democracy is characterized by presence of a few important features. Number 1, universal suffrage. Number 2, free and fair elections. Number 3, competitive party politics. Number 4, rule of law.
लिबरल डेमोक्रेसी एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। इस लिबरल डेमोक्रेसी का फ़ायदा यह है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव लिबरली डेमोक्रेटिकली चुन सकते हैं। करंट सिचुएशन की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी वर्ल्ड के डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में से एक है। इस आइडियोलॉजी को पसंद भी किया जा रहा है और इसे अडॉप्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल लिबर्टी को, एक आम इंसान की लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें देख रखे हैं जिससे लिबरल डेमोक्रेसी पहचानी जाती है। तो देखते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है जितने भी अडल्ट्स हैं उनको वोट करने का राइट्स हो, इलेक्शन में उन्हें वोट करने का राइट हो, कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या मतभेद या फिर जाति भेद ना हो और उन्हें राइट करने का राइट हो। नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस हो, हर कुछ ड्यूरेशन में, कुछ टाइम के ड्यूरेशन में इलेक्शंस हो, 4 या 5 इयर्स के पीरियड में इलेक्शंस हो और फ्रीली और फेयरली इलेक्शंस हो, इसमें कोई भी चीटिंग ना हो और ये पूरी तरीके से अच्छे इलेक्शंस हो, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। नंबर 3, कॉम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि पार्टी सिर्फ एक पार्टी ना हो। कम्युनिस्ट स्टेट्स में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में एक पार्टी नहीं होती, बहुत सारे पार्टीज होते हैं और सिटीजन्स जो होते हैं वो कोई भी अपने पसंद से अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव है उसे वोट दे सकते हैं। तो कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, इसे कॉम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स कहेंगे। नंबर 4 है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर एक पर्सन पर, हर एक आदमी पर लॉ लागू होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, लॉ उस पर लागू होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ का रूल होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए लॉ का रूल होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।